हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के पिछले भाग में पाठ्यक्रम में बताया था कि किस तरह से अभिक्रिया की कोटि को आप समझेंगे। अभिक्रिया की कोटि जो है उसको हम फिर उसकी परिभाषा दोहरा रहे हैं। पिछले भाग में जो बताया गया था उसके आधार पर अभिक्रिया की कोटि में किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग व्यंजक में निहित अभिकारक पदार्थों के सांद्रण के ऊपर जो घातांक चढ़ाए जाते हैं वह उस अभिकारक विशेष की कोटि होती है तथा पूरे अभिक्रिया में अभिकारकों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू उत्पाद। अब अगर इसके लिए वेग व्यंजक रेट इज इक्वल टू हो जाए ए पी बी क्यू सी आर, तो ये घातांक जो हैं ए अभिकारक की कोटि हो जाएगी, जैसे पी ए की कोटि हो जाएगी, क्यू बी की कोटि हो जाएगी और आर सी की कोटि हो जाएगी। और अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी P धन Q धन R बराबर N। ये N जो है अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर उपस्थित घातांकों का योग। इस तरह से आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि और किसी विशेष अभिकारक की कोटि की गणना इसके आधार पर आप कर सकते हैं। ये अभिक्रिया, जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लेते हैं 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। अब यहाँ पे रेट इज इक्वल टू हो जाता है NO और O2 का 1। इस अभिक्रिया में NO की कोट 2 मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी और O2 की कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। NO की कोटि 2 और O2 की कोटि आपकी 1 हो जाएगी। कुल अभिक्रिया और कुल अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी 2 धन 1 बराबर 3। इस तरह से घातांकों का टोटल योग अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी और किसी एक अभिकारक के ऊपर जो घातांक होगा वह उस विशेष अभिकारक की कोटि हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि P धन Q धन R इज इक्वल टू 0 आता है टोटल, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया
यदि P धन Q धन R इज इक्वल टू 1 आ जाए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यदि P धन Q धन R बराबर 2 आ जाए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यदि P धन Q धन R बराबर 3 आ जाए तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इस प्रकार से इसको जोड़ करके आप अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये पूर्णांक में भी हो, प्रभाज में भी हो सकती है। अगर प्रभाज में आती है तो उसे प्रभाज कोटि की अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया के कोटि के प्रकार। अभिक्रिया के कोटि के प्रकार। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो यन है यह यन कोटि हो गई और कोटि के आधार पे इसकी संख्या के आधार पे प्रथम द्वितीय तृतीय शून्य प्रभाज जो भी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी यन के आधार पे आप उस अभिक्रिया के लिए मात्रक भी निकाल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यन कोटि के लिए जो मात्रक आ जाएंगे उसमें 3 तरह से कंसंट्रेशन 1 माइनस यन, सेकेंड इनवर्स या मोल 1 माइनस यन, लीटर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। और अगर टाइम में एटमा गैसीय अवस्था में है तो ATM 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन में भी ले सकते हैं, मोल पर लीटर सांद्रण अगर है या वायुमंडलीय दाब है तो n के आधार पे आप उसके मात्रक निकाल सकते हैं और इसको टोटल जोड़ करके अभिक्रिया की कोटि का भी निर्धारण कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं अभिक्रिया के कोटि के प्रकार। जैसा अभी ऊपर आप देख रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, प्रभाज कोटि की अभिक्रिया, ये सब तमाम तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें हम पहला ले रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। इसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। जैसे उदाहरण तमाम हैं, H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO इज इक्वल टू 2HCl। ये इक्वेशन होता है इसके लिए, रेट इज इक्वल टू K H2 0 Cl2 0। अर्थात मोलर सांद्रण से मतलब इसका नहीं है। अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगी। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एसीटोन प्लस Br2 इज इक्वल टू ब्रोमो एसीटोन प्लस HBr। ये है एसीटोन, ये है ब्रोमो एसीटोन। यहाँ पर भी रेट आपका जो आता है वो K
CH3COCH3 Br इसका 0, Br2 का भी 0, तो मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है। हम तीसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। टू NH3 प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या गोल्ड N2 + 3H2 रेट इज इक्वल टू K NH3 का 0, अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, वे सभी शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हम व्यंजक अभी बाद में दिखाएंगे। अब हम दूसरा ले रहे हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर जो होगी की दर केवल अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण पर निर्भर मोलर सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करती है। जैसे हम उदाहरण आपको लेते हैं, 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 + O2। यहाँ अभिक्रिया की दर जो है रेट इज इक्वल टू K N2O5। कैसे होता है मैकेनिज्म इसकी अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप में N2O5 टूटता है मंद गति से, NO2 और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और दूसरे में जब ये टूटता है तो O + O इज इक्वल टू O2। चूँकि ये बहुत तीव्र गति से होता है इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हम इसका नहीं ले पाते हैं, फलस्वरूप N2O5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O + O2। इसका भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप 1 है, केवल N2O5 के एक अणु के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। जैसे रेट इज इक्वल टू होगा KH2O2। केवल एक अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक पदार्थ के एक अणु के मोलर सांद्रण पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक पदार्थ के एक अणु के मोलर सांद्रण
परिवर्तन पर निर्भर करता है, केवल एक अणु पर निर्भर करेगा। जैसे यहाँ 2 है, एक ही भाग लेंगे इसके लिए। यहाँ पर भी वही स्थिति बन जाती है, जैसे H2O2 टूटा तो H2O + O हो जाता है, और फिर ये मंद और सेकेंड O + O = O2, ये तीव्र हो जाता है। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप केवल फर्स्ट वाला होता है, इसलिए यह प्रथम कोट की अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह से तीसरा हम लेते हैं CH3COO C2H5 + CH2O = CH3COO H + C2H5OH। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप केवल एथिल एसीटेट का होता है, एक अणु के CH3CO C2H5 और H2O 0, ये 0 ऑर्डर में चला जाता है। जल के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की गति निर्धारित नहीं होती, इसलिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। C12H22O11 + H2O सुक्रोज है, ये एथिल एसीटेट है। इसका जल अपघटन C6H12O6 + C6H12O6 ग्लूकोज, और ये फ्रुक्टोज। यहाँ भी रेट आपका जो आता है वो C12H22O11 के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। H2O 0। तो ये सब जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें केवल एक अभिकारक पदार्थ के एक अणु के मोलर सांद्रण परिवर्तन पर वो निर्भर करेगा, इसलिए ये अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब हम चलते हैं दूसरा प्रकार, तीसरा, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। द्वितीय कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर दो अणुओं के मोलर सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करेगी। अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थों के दो अणुओं के मोलर सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करती है। जैसे CH3CO C2H5 प्लस NaOH = CH3COO Na प्लस C2H5OH। एथिल एसीटेट और यहाँ पे सोडियम एसीटेट, एथिल एल्कोहल। रेट आपका = K CH3CO C2H5 और NaOH दोनों के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लेते हैं चौथा, तृतीय कोट की अभिक्रिया।
तृतीय कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक पदार्थों के 3 अणुओं के मोलर सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करती है। जैसे उदाहरण है 2NO + 2S2 = N2 + 2S2। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाएगा K NO और वेग व्यंजक इसका 1। तो यहाँ पर 2 और 1 इसका 3 तृतीय कोट की अभिक्रिया हो जाती है। कुल 2 धन 1 बराबर 3 हो जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 2NO + O2 = 2NO2। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में रेट K NO2। यहाँ भी अभिक्रिया की कोट घातांक 2 इसका घातांक 1 है तो 2 धन 1 बराबर 3। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं 2 FeCl3 SnCl2 = 2 FeCl2 SnCl4। रेट डिटर्मिनिंग रेट हो जाएगा कि FeCl3 और SnCl2। यहाँ पर भी अभिक्रिया की कोटि आपकी हो जाएगी 2 इसका 1 इसका तो 2 धन 1 बराबर 3। ये सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तृतीय कोट की अभिक्रियाओं के लिए। इसके अलावा प्रभाज कोट की अभिक्रिया भी होती है। जैसे 5वां हम ले लें प्रभाज कोट की अभिक्रिया। प्रभाज कोट की अभिक्रिया में जो मोलर सांद्रण होगा वो भिन्न के प्रभाज के रूप में मिलेगा, पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर प्रभाज पर निर्भर करेगी उसे हम प्रभाज कोट की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं CH3 CHO = CH4 + CO। इसके लिए जो रेट आता है वो = एसिटल्डिहाइड CHO का 3/2। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी बराबर 3/2 या बराबर 1.5। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CuCl2 यहाँ देखा गया अभिक्रिया का रेट दर की कार्बोनिल क्लोराइड का 3/2। तो अभिक्रिया की अभिक्रिया की कोट बराबर हो जाएगा 3/2 = 1.5। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं CHCl3 + Cl2 = CCl4 + CHCl। यहाँ रेट = K
CH Cl2 का 1/2 या ये पद बराबर हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि 1 + 1/3/2 या 1.5। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूर्णांक के रूप में 9 आकर के अभिक्रिया की कोटि प्रभाज्य के रूप में आ रही है, अर्थात अभिकारकों के घातांकों का योग प्रभाज्य में प्राप्त हो रहा है। तो जिन अभिक्रियाओं में प्रभाज्य में घातांकों का योग प्राप्त होगा उसे हम प्रभाज्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से अब हम चलते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की गणना करने। तो आपके कोर्स में केवल शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया दी गई है, और ऐसी स्थिति में जो व्यंजक आपको मिलेगा वो केवल प्रथम कोटि और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए दिया जाएगा। वही आपके कोर्स में सिलेबस में पढ़ना है। इसके पहले व्यंजक निकालने के पहले एक छोटा सा टॉपिक है आभासी एका अणुक अभिक्रिया, उसको भी हम बता दें तब व्यंजक निकालेंगे। तो हम चलते हैं आभासी एका अणुक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसके अभिक्रिया की कोटि 1 हो परंतु उनकी आणविकता 1 से अधिक हो। वे अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो उसे आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण ले रहे हैं CH3COC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH। इसका रेट = K CH3CO C2H5 H2O 0। तो अभिक्रिया की कोटि आपकी 1-0 = 1 परंतु आणविकता बराबर 1-1 = 2। तो आणविकता 2 हो गई लेकिन कोटि 1 है, उसे हम आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहते हैं।